गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 और छठा लेसन है दहन और ज्वाला। इसके बारे में अपने आज पढ़ेंगे कि क्या है। देखो कि दहन क्या होता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और प्रकाश देता है, जैसे लकड़ी, कोयला, कागज़, मोमबत्ती आदि। तो ये तो क्या है, दहन। दहन क्या होता है कि कुछ पदार्थ हैं जो जलते हैं और जलने के बाद वो क्या देते हैं, CO2 गैस देते हैं, ऊष्मा देते हैं, प्रकाश देते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। लकड़ी को जलाते हैं, आग निकलती है, उस आग में CO2, ऊष्मा, प्रकाश सारी चीज़ें होती है। इसके बाद जिस पदार्थ का दहन होता है उसे ईंधन कहते हैं। दहन तो समझ में आ गया। अब जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है ईंधन। दहन के लिए जो ऑक्सीजन है ये आवश्यक है। दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। ऑक्सीजन के बिना दहन नहीं हो सकता। इसको समझने के लिए अपने देखो क्रियाकलाप दिया हुआ है बुक में 6.2 की 3 मोमबत्तियाँ दी है आपको A, B, C। तीनों में क्या किया है कि एक बीकर के अंदर 3 मोमबत्तियाँ रखी हैं और उनको टेबल पर रखा है। पहली में देखो क्या दिया है। पहली में उस बीकर के नीचे भी क्या है, 2 स्टैंड लगाए हैं लकड़ी के कि बीकर के नीचे और ऊपर दोनों साइड खुली है और हवा दोनों साइड क्रॉस हो रही है। हवा में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है। क्यों हम अब कौन सी गैस श्वसन के अंतर्गत ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो हवा में ही ऑक्सीजन होती है जिसको अपने ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बीकर को ऊपर नीचे से खुला है, तो इसका अर्थ है कि ऊपर नीचे इसमें वायु क्रॉस कर रही है और वायु क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब इसमें कौन सी गैस क्रॉस कर रही है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ग्रहण ऊपर नीचे से क्रॉस कर रही है। इसके अंदर अपने मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती क्या है, बहुत ही अच्छी तरह से जलती हुई आपको नज़र आ रही है। दूसरी में क्या किया कि उसको नीचे वाली वो लकड़ी वाली टांगे नहीं लगाई, नीचे उसको उसके अंदर रख दिया, मेज़ के ऊपर रख दिया कि नीचे से इस बीकर के अंदर हवा क्रॉस नहीं करेगी। ऊपर वाला खुला है, ऊपर से हवा आ रही है, लेकिन ऊपर नीचे ऐसे क्रॉस नहीं करेगी। तो अब क्या होता है कि अपने मोमबत्ती को जलाते हैं, जलाने एक बार जल जाती है और फिर क्या होती है, वो थोड़ी टाइम के बाद बुझ जाती है। इसके बाद तीसरे में क्या किया, नीचे से तो वो था ही मेज़ के ऊपर से और उसके ऊपर कुछ ऐसा रख दिया कि हवा ऊपर नीचे बिल्कुल भी उसके अंदर हवा ना जाए। तो इस स्थिति में मोमबत्ती जलती ही नहीं है। तो इस प्रयोग से अपने करके घर पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने को ये बात समझ में आ जाती है कि ऑक्सीजन के बिना अपने किसी भी वस्तु को जला नहीं सकते। इसके बाद है ज्वलन ताप। विभिन्न प्रकार के ईंधन विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। ये तो सभी को ही पता है कि एक ही ताप पर सारे ईंधन आग नहीं पकड़ सकते। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर वह जलने लग जाता है उसे क्या कहते हैं, उसका ज्वलन ताप कहते हैं। कोई ईंधन पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। कोई भी ईंधन तब तक ताप नहीं ग्रहण करेगा जब तक उसका जो ताप है वो ज्वलन ताप से कम होता है। एक निश्चित ताप ही हर ईंधन ताप पकड़ता है। इसके बाद देखो कि आपको क्या दिया है, एक कोयला दे रखा है, एक बल्ब का जलना, एक कोयला और एक बल्ब का जलना दे रखा है। इसमें क्या है कि आपको 2 प्रश्न ऊपर दे रखे हैं, 3। क्या दोनों में दहन हो रहा है, किस में दहन हो रहा है वह क्यों हो रहा है, और किस में दहन नहीं हो रहा वह क्यों। 3 क्वेश्चन दिए हैं। इन तीनों के क्वेश्चन अभी अपने जो पीछे पड़ा है उसको समझते हुए उत्तर दे सकते हैं। तो देखो एक क्या दिया है, कोयला, और दूसरा क्या दिया है, बल्ब दिया है। तो दहन वह स्थिति होती है कि दहन में क्या था कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होनी चाहिए
उसमें ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है। तो देखो कोयले को जलाते हैं तो भी ऊष्मा प्रकाश होती है, बल्ब को जलाते हैं तो भी ऊष्मा प्रकाश होता है। तो उस स्थिति के अनुसार तो अपने कह सकते हैं कि दोनों में क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। लेकिन नहीं, क्योंकि दहन के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है रासायनिक परिवर्तन। कि उसकी स्थिति में रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होना आवश्यक है। कोयले को जलाते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन बल्ब को जलाते हैं तो वो ऑन हो जाता है, लेकिन जैसे ही अपने स्विच को बंद करेंगे तो वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, वैसे का वैसा ही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो अपने कह सकते हैं कि किस में परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद आ रहे पदार्थ, अदाह्य पदार्थ और दाह्य पदार्थ। अदाह्य मतलब जो नहीं जलते, उसमें क्या है, कांच, लोहा, पत्थर, मिट्टी, इनका दहन नहीं हो सकता। ये क्या है, अदाह्य पदार्थ हैं। और दाह्य पदार्थ जिनमें परिवर्तन होता है, कोयला, पेट्रोल, केरोसिन, लकड़ी, कागज़, रुई, ये सारे जो पदार्थ हैं ये जलने के बाद अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं, इनमें दहन होता है। स्वतः दहन, इसमें वस्तु कमरे के सामान्य ताप पर स्वयं ही जलने लगती है। अर्थात पदार्थ का ज्वलन ताप कमरे के सामान्य ताप से भी कम होता है। इसमें वस्तु कमरे के सामान्य ताप पर स्वयं ही जलने लग जाती है। कई बार आपने कुछ खबरें पढ़ी होगी या सुनी होगी कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, कई जगह अपने आप आग लग गई। तो ये वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि कमरे के ताप पर खुद ही जलने लग जाती है। उनको जलाने के लिए किसी माचिस या किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, वो समय ही जलने लग जाती है, इसीलिए वहाँ पे शॉर्ट सर्किट या समय आग लग जाती है। तो वह ताप होता है, सामान्य ताप से भी कम होता है। इसमें उदाहरण में आपको दे रखा है एक पीला फास्फोरस। पीला फास्फोरस को यदि आप कमरे के ताप पर रखोगे कमरे के अंदर, तो उसमें क्या हो जाती है, वो खुद ही आग पकड़ लेता है। इसके बाद है तीव्र दहन। इसमें वस्तु सामान्य कमरे के ताप पर समय तो नहीं जलती, लेकिन अचानक ताप देने पर जल जाती है। उसमें तो स्वयं जल जाती थी, लेकिन इसमें स्वयं नहीं जलेगी, कुछ अपने उसको ताप देंगे तो उसके बाद वो अचानक ही जल जाती है और कम समय में ही अधिक ताप व ऊष्मा देती है। तीव्र दहन का अर्थ है इसमें समय अधिक नहीं लगता, इसमें समय क्या हो जाता है, कम समय में ही काफ़ी अधिक ताप व ऊष्मा देती है। जैसे केरोसिन तेल को आप डालो, उसके ऊपर माचिस को जला, थोड़ी दूरी पर से ही माचिस की आग को वो पकड़ लेती है। इसके उदाहरण है गैस, पेट्रोल, केरोसिन तेल। गैस सिलेंडर से अपने ऑन करते हैं तो वो भी दूरी से झट से ही आग पकड़ लेता है। विस्फोटक दहन, इसमें दहन बहुत तेज और अचानक होता है, इसमें अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। विस्फोटक शब्द से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। उदाहरण है आतिशबाजी, बम का धमाका। बम का धमाका होता है तो वो एक विस्फोटक के रूप में ही होता है। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, इसके बाद आपके अग्निशामक यंत्र और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो पढ़ते हैं कि हम अक्सर घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखते हैं, जिससे जन धन की काफ़ी क्षति हो जाती है। आग लगने से कई बार किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले है कि आग उत्पन्न होने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है, ईंधन की, ऑक्सीजन की, ज्वलन ताप की। कि जहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं है तो वहाँ पर तो आग लगेगी नहीं। दहन भी होना चाहिए और ज्वलन ताप भी, कि एक निश्चित और न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलती है उसी ताप को क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। सिलेंडरों में क्या होता है कि उच्च दाब पर CO2 द्रव के रूप में रहती है। सिलेंडरों में उच्च दाब पर CO2 द्रव के रूप में रहती है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। इस प्रकार यह आग को चारों ओर से घेर लेती है और ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। यह एक उत्तम अग्निशामक है। यह एक उत्तम अग्निशामक है। उन 3 चीज़ों की आवश्यकता थी आग के लिए इनकी तो, लेकिन अब अग्निशामक के बारे में बताया जा रहा है कि सिलेंडरों में क्या होता है, उच्च दाब पर CO2 भरी होती है। जल है वो सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है।
यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। जल बहुत ही उत्तम, सस्ता कह सकते हो, हर जगह उपलब्ध कह सकते हो, अग्निशामक है। लेकिन यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल का उपयोग अपने नहीं कर सकते, क्योंकि जल विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगने पर भी अपने जल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जो आग बुझाने वाले हैं उनकी जान की हानि भी हो सकती है, क्योंकि इसमें विद्युत का चालन होता है और करंट आने के चांस बन जाते हैं। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल तेल से भारी होता है जिससे तेल ऊपर आ जाता है। दो जगह जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। एक तो विद्युत उपकरणों में आग लगी हो वहाँ पर अपने जल का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जल क्या है, विद्युत का चालन करता है। जल के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, वहाँ पे करंट आने से और खड़े लोगों की भी हानि हो सकती है। दूसरा, अपने पेट्रोल, डीजल जैसी तेल वाली चीज़ों में यहाँ पे आग लगी है वहाँ पर जल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो तेल है वो क्या होता है, जो तेल है वो जल से क्या होता है, हल्का होता है। जहाँ जल कह दें तेल से भारी होता है तो वो उसके ऊपर आ जाता है और वहाँ पर भी आग नहीं बुझेगी। इसके बाद जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, ये तो अपने कर ही लिया। इसके बाद आपको क्या बताया है कि जो कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोयले और डीजल को जब अपने जलाते हैं कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। यह अत्यंत दम घोंटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन गैस ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं, अम्ल बनाते हैं और ऐसी वर्षा क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा की बहुत सारी हानियाँ हैं। ये पुरानी बिल्डिंगों को, लोहे की चीज़ों में जंग लग जाती है, बिल्डिंगों का संक्षारण हो जाता है और जिस जगह खेतों में ये वर्षा होती है उस भूमि को भी ये क्या कर देती है, बंजर भूमि कर देती है। इसका अत्यधिक मात्रा हर जगह के लिए हानिकारक है। ये इसके जो और रीज़न है कि इन ईंधनों का पूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही विषैली गैस है कि ये उदाहरण तो आप सभी ने देखा, सुना, पढ़ा होगा कि बंद करके कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो वो मृत्यु किस गैस के कारण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इतनी विषैली और खतरनाक गैस है, इसमें नीचे लिखा भी है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा संभवतः विश्व उष्णन का कारण बनती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग। ईंधन के दहन में हानिकारक जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न होते हैं। दमा जैसे जो रोग हैं वो इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। सर्दियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले, एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। ईंधन दक्षता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे, इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है? नहीं, हर ईंधन की अलग अलग ऊष्मा होती है, बराबर मात्रा में ईंधन ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा
ऊष्मा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है और ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ईंधन दक्षता में क्या कहा गया है कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा ऊष्मीय मान कहलाती है और ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ईंधन के लिए जो हानिप्रद हैं, श्वास रोग, ये अपने कर लिए। इसके बाद ये सारी अमल वर्षा अपने कर चुके हैं। तो इस पाठ में अपने ईंधन, दहन, ज्वाला, इस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। दोबारा देख लो एक बार मोटन दोबारा थोड़ा थोड़ा कि क्या कुछ था इस पाठ के अंतर्गत। दहन और ज्वाला थी। दहन क्या होता है, ईंधन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या नहीं होती, इसके लिए एक क्रियाकलाप था। ज्वलन ताप किसे कहते हैं, दहन किस में होता है, उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, पदार्थ दह कौन से है, अदह कौन से हैं, स्वतः दहन क्या है, तीव्र दहन क्या है, विस्फोटक दहन क्या है, आग पर नियंत्रण करने के लिए, आग उत्पन्न करने के लिए 3 की आवश्यकता है, और फिर उत्तम जो अग्निशामक है वो कौन कौन से हैं। इसके बाद आपको ईंधन की दक्षता और उसकी हानिप्रद जो उत्पाद हैं उनके बारे में समझाया गया है। धन्यवाद।